किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का किया उद्घाटन। खनन और नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी प्रदर्शनी का भी किया उद्घाटन। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने सोमवार को नई दिल्ली में जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियों पर कार्यशाला का किया उद्घाटन। कार्यशाला में जल की खपत कम करने और जल दक्षता संबंधी पहल को बढ़ावा देने पर जोर। मीठे पानी की मछली की मांग बढ़ने की संभावना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को मत्स्य विभाग की समीक्षा बैठक में कहा, राज्य में बढ़ाया जाना चाहिए मीठे पानी में मछली पालन के लिए मछली बीज की उपलब्धता। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को फ्री में देगी चंदन और महागेनी के 3 लाख पौधे। पर्यावरण संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा, किसानों को होगा आर्थिक लाभ। 8 से 10 साल में एक पेड़ की कीमत 8 से 10,000 रुपए। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में उत्कृष्ट ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने प्रदर्शनी में खनन नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित तकनीक को देखा और 2 दिन के इस सम्मेलन में 20 देश के कई प्रतिनिधियों सहित 7,500 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ओडिशा राज्य अब तक के सबसे बड़े व्यावसायिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन एक मजबूत और जीवंत अर्थव्यवस्था की नींव रखने वाला साबित होगा, साथ ही किसानों और मजदूरों के लिए नई संभावनाएं पैदा करेगा। सम्मेलन में 100 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इससे 3.5 लाख नौकरियां सृजित होने की संभावना है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा पोर्ट, फिशरी, टेक्सटाइल में लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। खुशी है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी की पूरी टीम उड़ीसा के विकास को तेज गति देने में जुटी है। फूड प्रोसेसिंग, पेट्रोकेमिकल, पोर्टलेट डेवलपमेंट, फिशरीज, आईटी, एडुटेक, टेक्सटाइल, टूरिज्म, माइनिंग, ग्रीन एनर्जी, ऐसी हर इंडस्ट्री में उड़ीसा भारत के लीडिंग राज्यों में से एक बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ओडिशा के समंदर से सी फूड निकले और दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में जाकर इसकी प्रोसेसिंग हो, ये हमें अब मंजूर नहीं है। बदल रहा है। यहां के समंदर से सी फूड निकले और फिर दुनिया के किसी दूसरे देश में वो प्रोसेस होकर बाजारों में पहुंचे, ये ट्रेंड भी भारत बदल रहा है। ओडिशा में जो रिसोर्सेज हैं, उससे जुड़ी इंडस्ट्रीज भी यहीं लगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रीन फ्यूचर और ग्रीन जॉब्स की संभावना बढ़ रही है। समय और डिमांड के हिसाब से खुद को बदलना है। सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन ये विकसित भारत की ऊर्जा जरूरत पूरी करने वाले हैं। भारत ग्रीन फ्यूचर पर, ग्रीन टेक पर इतना फोकस कर रहा है। सोलर हो,
विंड हो, हाइड्रो हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, ये विकसित भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पावर करने वाले हैं। इसके लिए उड़ीसा में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज देश में हमने राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और सोलर पावर मिशन शुरू किए हैं। उड़ीसा में भी रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए बड़े पॉलिसी डिसीजंस हो रहे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत घरेलू जल क्षेत्र से संबंधित जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियां शीर्षक से सोमवार को एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया। उन्होंने अभिनव दृष्टिकोण और सहयोगात्मक प्रयासों द्वारा जल संरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। कार्यशाला में विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के दिग्गजों, विशेषज्ञों और हितधारकों ने घरेलू क्षेत्र में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने की रणनीतियों और तकनीकी प्रगति पर विमर्श किया। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग सचिव ने नीतिगत पहलुओं और बहुक्षेत्रीय साझेदारी की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यशाला में जल की खपत कम करने में कम प्रवाह करने वाले उपकरणों और स्मार्ट सैनिटरी वेयर के प्रयोग की अहम भूमिका का भी उल्लेख किया गया। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोगात्मक जल प्रबंधन मॉडल का विस्तार करने और जल दक्षता संबंधी पहल को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया। पहला तकनीकी सत्र सभी के लिए जल, भारत के जल प्रबंधन में दक्षता शक्ति का उपयोग करना। दूसरा तकनीकी सत्र वॉक द टॉक, सहयोगात्मक जल प्रबंधन समाधानों को बढ़ाने जैसे विभिन्न सत्र शामिल रहे। साथ ही प्रमुख उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ जल शक्ति मंत्री की बातचीत भी आयोजित की गई, ताकि उद्योगों को अपने डिजाइनों और उत्पादों में जल कुशल तकनीकों को अपनाने और एकीकृत करने तथा अपने अनुभवों, विचारों और चुनौतियों को साझा करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य में मीठे पानी में मछली पालन के लिए मछली बीज को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मीठे पानी की मछली की मांग बढ़ने की बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि मीठे पानी में मछली पालन के लिए मछली बीज की उपलब्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस तरह के मछली पालन में वृद्धि करने के लिए एक नीति तय की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सौहार्दी अतिथि गृह में मत्स्य व्यवसाय विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि मछली बीज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए लक्षित प्रयास किए जाने चाहिए। राज्य में जहां जहां मछली बीज उत्पादन में अच्छा काम हो रहा है, उन्हें प्रोत्साहन और निधि दी जानी चाहिए। इसके साथ ही समुद्री मछली पालन के लिए भी व्यापक नीति तैयार की जानी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने मत्स्य व्यवसाय को कृषि व्यवसाय का दर्जा दिया है। केंद्र के नियमों के अनुसार राज्य के मछली पालकों को लाभ पहुंचाना जाना चाहिए। इसके अलावा बांध क्षेत्रों में मछली पालन व्यवसाय के लिए भी समग्र नीति तैयार की जाए। मछली पालन संस्थाओं को काम पारदर्शी रहे और ये सुनिश्चित किया जा सके। किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जालौन जिले में वन विभाग ने पहली बार किसानों को मुफ्त में 3 लाख चंदन और महोगनी के पौधे वितरित करने की योजना बनाई है। सरकार के इस कदम से न सिर्फ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को परंपरागत खेती से अलग नई खेती के लिए प्रेरित करेगा। इन पौधों का वितरण वन दिवस के अवसर पर होगा। इन्हें जिले में ही तैयार किया जा रहा है। वन विभाग हर साल की तरह इस बार भी 38 लाख पौधे तैयार कर रहा है, लेकिन इस बार 3 लाख पौधे चंदन और महोगनी के तैयार किए जा रहे हैं, जिनका वितरण किसानों को निःशुल्क किया जाएगा। पौधों को लगाने से किसानों को आर्थिक लाभ होगा, क्योंकि 8 से 10 साल में एक पेड़ की कीमत 8 से 10 हजार रुपए तक हो जाएगी। वन विभाग इन पौधों के वितरण से पहले कार्यशालाओं का आयोजन करेगा, जिसमें किसानों को पौधों की सही देखभाल और उन्हें लगाने की तकनीक सिखाई जाएगी।
एक पौधे की कीमत 80 से 100 रुपए तक है, लेकिन ये किसानों को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही जिले में चंदन की महक और महोगनी के पेड़ों की छटा हर तरफ देखने को मिलेगी, जो जिले को नई पहचान देने के साथ साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएगी। सभी निकायों में इस बार 4 से 5 हजार फलदार पौधे लगाए जाएंगे। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नागरिकों को भी दी जाएगी। फसलों के लिए एक अहम पोषक तत्व है पोटाश। पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए ये आवश्यक है, क्योंकि ये फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला, बीमारी तथा कीड़े मकोड़े से बचाने में मदद करता है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि पौधों को सही मात्रा में उनकी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों की पूर्ति की जाए। फसल द्वारा पोषक ग्रहण किए गए तत्वों की क्षतिपूर्ति उर्वरक और खाद द्वारा न होने पर भूमि में तत्व विशेष की कमी हो जाती है और पौधा मरने लगता है। पौधों को सामान्यतः 17 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी और हवा से प्राप्त हो जाते हैं। शेष 14 तत्वों की पूर्ति मिट्टी, उर्वरक और खादों से होती है। विभिन्न फसलें एक उचित परंतु भिन्न भिन्न मात्रा में पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं। मिट्टी में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने से पौधों का सही विकास नहीं हो पाता। इसलिए खाद और उर्वरक का उपयोग इस प्रकार से संतुलित होना चाहिए कि फसल को पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व मिल सके। पौधों की वृद्धि और विकास के लिए पोटाश आवश्यक है। ये फसलों की गुणवत्ता बढ़ाने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि पोटाश फसलों को मौसम की प्रतिकूलता जैसे सूखा, ओला, पाला, बीमारी और कीड़े मकोड़े से बचाने में मदद करता है। पोटाश जड़ों की समुचित वृद्धि करके फसलों को उखड़ने से बचाता है। पोटाश के प्रयोग से पौधे की कोशिका दीवारें मोटी होती हैं और तने की कोष्ठ की परतों में वृद्धि होती रहती है। इसके फलस्वरूप फसल की गिरने से रक्षा होती है। जिन फसलों को पोटेशियम की पूरी मात्रा मिलती है, उन्हें अपेक्षाकृत कम पानी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम के प्रयोग से फसल की जल धारण क्षमता बेहतर होती है। पोटाश की कमी से पौधों की वृद्धि और विकास में कमी आ जाती है। पत्तियों का रंग गहरा हो जाता है। पुरानी पत्तियों का नोकों या किनारे से पीला पड़ना, बाद में उत्तकों का मरना और पत्तियों का सूखना भी इसके लक्षण में शामिल है। यदि फसल में एक बार भी पोटाश की कमी के लक्षण दिखाई दे जाएं, तो आप समझ लीजिए कि फसल की क्षति हो चुकी है। किसानों को अपने खेत की मिट्टी में पोटाश की मात्रा जानने के लिए अवश्य ही मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। पोटाश का प्रयोग नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों के साथ उचित मात्रा में किया जाना चाहिए। पौधों के पोषण में पोटाश नाइट्रोजन और फास्फोरस के प्रभाव को बढ़ा देता है। इस प्रकार पोटाश के प्रयोग से अधिकतम पैदावार, अधिक उत्पाद, गुणवत्ता और अधिकतम लाभ मिलता है। आमतौर पर पोटाश पोटेशियम क्लोराइड के रूप में मिलता है। इसके अलावा पोटेशियम सल्फेट और सल्फोमैग से भी पोटाश की पूर्ति होती है। पोटाश खाद का प्रयोग रोपाई और बुआई के समय करना चाहिए, परंतु हल्की और बालू मिट्टी में पोटाश का निराई और बुआई के समय प्रयोग किया जा सकता है। किसान समाचार के लिए शमीम अख्तर की रिपोर्ट। और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा कम लागत में अधिक पैदावार देने वाली नई किस्मों को विकसित किया जा रहा है। ऐसे में किसानों को इन किस्मों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा इनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इन फसलों का प्रदर्शन लगाया जाता है। इस कड़ी में राजस्थान के बूंदी जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा हिंडोली क्षेत्र के गांव फालिंडा में सरसों की फसल किस्म DRMR 2017-15 राधिका के क्लस्टर प्रथम पंक्ति प्रदर्शन लगाए गए हैं, जिसमें गांव के 55 प्रगतिशील कृषकों एवं कृषक महिलाओं ने भाग लिया। DRMR 2017-15 राधिका किस्म की विशेषता ये है कि ये फसल संचित क्षेत्रों में देर से बुआई के लिए उपयुक्त किस्म है और पौधे की ऊंचाई 191 से लेकर 204 सेंटीमीटर है। औसत बीज उत्पादन 18.0 क्विंटल एवं तेल की मात्रा 40.7% होती है।
120 से लेकर 150 दिन में पककर तैयार होने वाली ये किस्म झुलसा, सफ़ेद रोली और साथ में तना, सड़न रोग एवं चेपा, मोयला के प्रति सहनशील है। किसान इस किस्म का गांव के स्तर पर ही खरीद कर प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही एकीकृत फसल उत्पादन विधियों एवं समन्वित कीट रोग प्रबंधन तकनीकों को अपनाकर कृषक सरसों की अधिकतम पैदावार लेते हुए अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। उत्पादित सरसों को आगामी बुआई के लिए बीज के रूप में रखकर काम में लिया जा सकता है एवं अन्य किसानों को बुआई के लिए विक्रय भी किया जा सकता है। कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय DPR हैदराबाद और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI द्वारा मुर्गियों की कुछ उन्नत प्रजातियां विकसित की गई हैं, जिनका नाम है वनराजा, ग्राम प्रिया, श्रीनिधि, कृषि ब्रो और कृषि लेयर, जनप्रिया, वंशनी, नर्मदा निधि। ये विकसित उन्नत नस्लें स्थानीय नस्लों की तुलना में 2 से 3 गुना अधिक उत्पादन देती हैं। भारत में मुर्गी या कुक्कुट पालन कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त करने के लिए अच्छा व्यवसाय है। ये कम से कम समय में अधिक लाभ देता है। ग्रामीण भारत में सीमांत और भूमिहीन परिवारों के लिए आंगन में मुर्गी पालन आय के महत्वपूर्ण साधन है। पोल्ट्री के उत्पादों की उपभोक्ताओं के बीच बहुत मांग है, जिसमें किसानों को इसके दाम भी अच्छे मिल जाते हैं। साथ ही इसके लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जिनका लाभ लेकर बहुत ही कम लागत में मुर्गी पालन का काम शुरू किया जा सकता है। हैदराबाद और केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित प्रजातियों को अपनाकर किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव के बारे में। इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव पर नजर डालें तो कोटा, मैनपुरी और रायबरेली मंडी में इस दौरान चने के सौदों में नरमी का रुख रहा, जबकि फैजाबाद मंडी में चने के भाव में बढ़त देखने को मिली। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में चने का कारोबार कमजोरी के साथ हुआ। यहाँ 25 जनवरी को चने का भाव 5,200 रुपए था, जो 27 जनवरी को 200 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी 27 जनवरी को चने का भाव 200 रुपए टूटकर 7,245 रुपए से 7,045 रुपए रह गया। राज्य की रायबरेली मंडी में 40 रुपए की सुस्ती देखी गई। यहाँ 25 जनवरी को चने का भाव 7,500 रुपए था, जो 27 जनवरी को 7,460 रुपए रह गया। जबकि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में चने का कारोबार मजबूती के साथ हुआ। यहाँ 25 जनवरी को चने का भाव था 7,480 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 7,485 रुपए पर हुए। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए अंतिम अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 110,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी चने की उपज 122,67,000 टन थी। यानी इस साल रबी चने की पैदावार में 12,28,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के कारोबार में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव नजर नहीं आया। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में तेजी का रुख रहा। यहाँ 25 जनवरी को सरसों 5,250 रुपए क्विंटल पर बिकी थी, जो 27 जनवरी को 150 रुपए चढ़कर 5,400 रुपए क्विंटल हो गई। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 25 जनवरी को सरसों का भाव 5,450 रुपए था। 27 जनवरी को इसमें 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,350 रुपए क्विंटल रह गया। इसी तरह उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी में भी 27 जनवरी को सरसों का भाव 40 रुपए टूटकर 6,000 रुपए से 5,960 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिन यानी 25 और 27 जनवरी को सरसों का भाव 5,970 रुपए क्विंटल पर बना रहा। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2023-24 के दौरान 132,59,000 टन सरसों पैदा हो सकती है, जबकि पिछले सीजन की पैदावार 126,43,000 टन थी।
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी अंतिम अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 396,69,000 टन हो सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 16,86,000 टन कम है। आपको बता दें कि बीते साल तिलहनी फसलों की उपज 413,55,000 टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में टमाटर और प्याज की रोपाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान दलहनी फसलों में फूल आने से पहले सिंचाई कर लें। फूल आने पर फसल में सिंचाई न करें। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में प्याज की रोपाई कर लें। रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर लें। उत्तर प्रदेश के किसान अभी के समय फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की रोपाई कर लें। मशरूम की खेती के लिए अभी का समय उपयुक्त है। मशरूम उत्पादन कर किसान भाई अपनी आय में सुधार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर की बुवाई कर सकते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसान शरतकालीन गन्ने की बुवाई जल्द पूरी कर लें। यहाँ के किसान रबी मक्का की फसल में निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही अच्छे उपज के लिए जरूरी उर्वरकों का छिड़काव करें। बात करें बिहार की तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदानी क्षेत्र में हल्दी की खुदाई कर लें। साथ ही प्राप्त उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। बिहार के किसान मटर, टमाटर और आलू जैसी फसलों के खेतों में उचित नमी का ख्याल रखें। बिहार के किसान सरसों फसल की लगातार निगरानी करते रहें। सरसों की फसल में एफिड के प्रकोप होने की आशंका है। लक्षण दिखाई देने पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। साथ ही यहाँ के किसान टमाटर और बैंगन की फसल की भी निगरानी करते रहें। टमाटर की फसल में फ्रूट बोरर कीट लगने का खतरा है, जो फसल को भारी क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा बिहार के किसान मक्के की फसल को ठंड से बचाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे दो तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में एक बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है।
और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के दौरान राज्य में इसकी मेजबानी की जा रही है। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा लेंगे। 17 दिनों तक चलने वाले इस खेल में 35 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 खेल प्रदर्शनी खेल होंगे। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सरगर्मी तेज है। चुनाव प्रचार के लिए पार्टियों के पास अब बस इसी हफ्ते का समय शेष बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक बड़ा हादसा हो गया है। बागपत के बड़ौत में जैन निर्वाण महोत्सव के दौरान मंच टूटने की वजह से हुई दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक घायल हो गए हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की बड़ी कार्रवाई। जांच एजेंसी की टीम की राज्य के कई इलाकों में छापेमारी। जयपुर पुलिस ने शहर में संदिग्ध अपराधियों और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में लगभग 500 हार्डकोर और संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।